देखो, संसाधन है ना, भूगोल में अगर संसाधन की परिभाषा हम पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं संसाधन वे सारी वस्तुएं हैं जिनका प्रकृति द्वारा प्रदत्त, वे सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं। हवा, पानी, भूमि, सब चीज संसाधन है, समझे। लेकिन अर्थशास्त्र में थोड़े इसके मायने बदल जाते हैं। संसाधन उन चीजों को कहा गया है जिनसे अर्थ अर्थात धन या फिर धन संबंधी चीजें जुड़ी हुई हैं, उन चीजों को संसाधन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत संसाधन वे साधन या इनपुट्स हैं। इनपुट्स मतलब ये सारी चीजें, जैसे आउटपुट होता है बात है, तो इनपुट्स मतलब वो चीजें करें जिनसे प्राप्त हो सके, हमें धन की प्राप्ति हो जाए। तो इनपुट्स हैं जिनका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो वे सारी चीजें जिनका आप प्रोडक्शन में वस्तु और सेवाओं के रूप में आप उत्पादन कर सकते हैं, वो संसाधन आपको करें। मानव भी संसाधन है, इसमें ह्यूमन को भी संसाधन कहा जाता है। क्यों? ह्यूमन भी, मानव भी प्रोडक्शन करता है, मानव भी यहाँ जो है वस्तुओं का उत्पादन करता है। अगर कहीं हमको काम करवाना है किसी कंपनी में, तो उसमें यदि व्यक्ति नहीं होंगे तो वो काम कैसे कर रहा है? मशीन को भी बनाने वाला तो व्यक्ति ही है। तो जितना भी चीजें आप कहीं भी उद्योग धंधा हमसे करते हैं, किसान खेती करने वाला कौन है? व्यक्ति है। तो वो भी उत्पादन करता है। यहाँ उत्पादन का अर्थ हुआ कि नई नई चीजों को उत्पन्न करना, बनाना, ठीक है ना, प्रोडक्शन हुआ। तो मुख्य आर्थिक संसाधन हम जो जिनको पढ़ना है उनको 4 वर्गों में बांटा जाता है अर्थशास्त्र के अंतर्गत। 4 परिभाषा हम लोग अर्थशास्त्र के बाद में पढ़ेंगे। पहले संसाधन, बार बार टर्म इसमें यूज होगा संसाधन, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि संसाधन वास्तव में कहते किसको हैं। यदि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो उसमें संसाधन किसको परिभाषित करें, तो संसाधन इस रूप में आप परिभाषित करेंगे। तो आर्थिक, मुख्य रूप से आर्थिक संसाधन को 4 भागों में बांटा जाता है। पहली बात है भूमि। यहाँ भूमि मतलब केवल जमीन नहीं होता है, तो इसमें लिखा है इसमें खेती वाली जमीन के साथ साथ प्रकृति द्वारा प्रदत्त सभी चीजें शामिल हैं, जैसे खनिज, वन, जल, हवा और ईंधन। ये सभी कहलाएगा संसाधन। और इसकी कौन सा संसाधन कहलाएगा? भूमि। ये सब किस में आ जाएगा? भूमि। इसका मतलब यदि आप हवा, जल, पानी को भी अगर कैलकुलेट करते हैं संसाधन के रूप में, तो वो भी भूमि संसाधन के अंतर्गत ही आ जाएगा आपका, समझे। ये भूमि में है। दूसरी बात है लेबर, श्रम। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में मनुष्यों द्वारा लगाया गया शारीरिक और मानसिक प्रयास श्रम कहलाएगा। तो ये श्रम भी संसाधन है ना, संसाधन है। कैसे? आपको कोई सामान उठाना है और सामान का मतलब 5 किलो, 5 क्विंटल मान लो वेट है, और आप अकेले उस सामान को उठाने में समर्थ नहीं है, तो आपने क्या किया? 5 लोगों को कहा कि मेरी मदद करो, बदले में हम आपको 100 रुपया देंगे, इस सामान को उठा के हमको घर में करना है, ठीक है। तो जो 5 आदमी आपने क्या किए? उसको खरीदा, उसके बदले में आपने उसको परितोष रिवॉर्ड दिया 100 रुपया। तो इस तरह से वो श्रम आपने वास्तव में उसका श्रम, उसका लेबर खरीद लिया। पैसे के बदले में उसने आपको क्या दिया? श्रम दिया। तो श्रम भी यहां संसाधन है ना। दूसरी बात यहां पूंजी। तो इसमें उत्पादित वस्तुओं के साधन जैसे मशीनरी, कारखाने, उपकरण, तकनीक और वित्तीय पूंजी, पैसा भी शामिल होगा इसमें। पूंजी का यहाँ अर्थ होगा, जैसे नहीं कहते हैं कि कोई आदमी देखिएगा सामान जैसे मशीन खरीदेगा और मशीन रख देगा घर में और कहेगा पूंजी रखा हुआ है। मशीन को भी पूंजी कैलकुलेट करेगा, क्योंकि बेचेगा तो फिर पैसा होगा, या उसके द्वारा उपयोग करेगा तो पैसा आएगा। मतलब ऐसी चीजें जो धन को प्रोडक्ट कर रहे, धन को ला रही हैं आपके घर में, वो आपकी पूंजी है। इसमें मशीन को भी आप पूंजी कैलकुलेट करेंगे, और जो भी तकनीकली मशीन का उपकरण यूज कर रहे हैं वो सारा चीज आपका क्या होगा? पूंजी। इसके अलावा पैसा भी आपका पूंजी है। पैसे से पैसा भी आता है, आप किसी चीज में पैसा लगाते हैं तो फिर उसका पैसा आता है ना। तो इस तरह से पैसे को भी पूंजी में। और चौथा जो इसमें आता है वो उद्यमता या उद्यमशीलता आता है ना। इसको साहस के लिए इंटरप्रेन्योरशिप। इसका अर्थ होता है कि अब इन 3 चीजें हैं आपके पास लेबर भी है, मजदूर भी है काम करने का, और जमीन भी अपनी मौजूद है, पैसा भी है आपके पास। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि अगर हमने कंपनी वहां खोली किसी चीज की और उसमें हमको हानि हुआ तो मेरा पैसा डूब जाएगा, तो आप बैठे रह जाइएगा। पैसा रहते हुए, पूंजी रहते हुए आपके पास, और साथ में भूमि और लेबर रहते हुए भी आप काम नहीं कीजिएगा। तो
तो एक ऐसा होना चाहिए, ऐसे कम कि हमको नहीं जोखिम उठाना है, देखा जाए अगर मेरे पास हानि भी होती है तो भी हम इस चीज को बर्दाश्त कर लेंगे। तो ये जो होता है ना, इसको कहते हैं उद्यमशीलता, रिस्क उठाने की जो ताकत है, उद्यमशीलता। इन तीनों अगर हो और ये चौथा चीज आपके पास ना हो तो ये तीनों धरी के धरी रह जाएंगे। तो इसीलिए है वह जोखिम उठाने वाली प्रक्रिया जो उत्पादन के अन्य तीनों कारकों अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी को एक साथ लाकर है ना व्यवसाय शुरू करती है, वो क्या कहलाती है? उद्यमशीलता। तो ये चार फैक्टर है, आपको संसाधन के रूप में ये चार फैक्टर आपको चाहिए जिससे हम कर सके। अब इनको उत्पादन के प्रमुख कारक भी बोला जाता है, दूसरी भाषा में इनको बोले तो ये प्रोडक्शन के कारक है। जमीन रहेगा तो आप नई चीजें लगाएंगे तो प्रोडक्शन हो। दूसरी बात, आपके बहुत जमीन है, मशीन भी है, पूंजी भी है, लेकिन काम करने वाले लोग नहीं, तो भी प्रॉब्लम है आपको, ठीक है ना। अब ये तीनों चीज बताए हो गए, लेकिन आपके पास साहस नहीं है, आप जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, तो भी प्रॉब्लम है। इनके अलावा मान लीजिए आप जोखिम उठाने के लिए भी तैयार हैं और भूमि भी है आपके पास, जमीन भी अपनी है, और लोग भी बहुत हैं कि भाई हम आपके मिल में काम करने में, लेकिन मिल खोलने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको चारों चीज, लेबर भी चाहिए, लैंड भी चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज जिसको कहते हैं, या कैपिटल भी चाहिए, और सबसे इंटरप्रेन्योरशिप भी चाहिए, है ना। तो ये चारों चीज होगा तब, तो इसीलिए इनको प्रोडक्शन का कारक कहा जाता है। मतलब ये चीजें रहेंगी तब उत्पादन होगा, नई चीजें बनेंगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी। तो ये चीजें इनको उत्पादन के प्रमुख कारक भी चार तरह से, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता। अब एक बात और भी इसमें याद रखनी है कि भूमि का आप यूज करेंगे, है ना, तो उस पर आपको लगान मिलेगा। क्या मिलेगा? लगान, रेंट प्राप्ति होगी। भूमि से आपको क्या प्राप्ति होगी? रेंट। कभी पूछे कि इन चीजों से क्या क्या प्राप्त होगा, तो ये याद रखना है आपको। तो भूमि से आपको लगान मिलेगा, रेंट। और श्रम जब दीजिएगा, कोई आपका किसी का श्रम लीजिएगा, तो बदले में आपको क्या देनी पड़ेगी? मजदूरी देनी पड़ेगी। उसको नहीं देते हैं, किसी से काम करवाए तो बदले में आपको उसको मजदूरी देनी पड़ती है। तो या वेतन, मजदूरी या वेतन, चाहे ये शारीरिक या मेंटल वर्क करे आपके लिए, है ना। जैसे मैंने कहा, वो आपको उदाहरण दिया भी कि आप चार आदमी से वो सामान उठवाते हैं, तो शारीरिक क्रिया, है ना। मेंटल क्या कहते हैं? आप किसी से काम करवा रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको सामान तो थोड़ी उठा रहा हूं, आपको नॉलेज दे रहा हूं उस चीज की, तो नॉलेज दे रहा हूं, तो मैं आपको जो है मेंटली वर्क कर रहा हूं। तो मेंटली वर्क कर, बदले में आप क्या देते हैं? इसके बदले में उसकी मजदूरी देते, तो उसका वेतन देते हैं, वेतन। तो वेज इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। और पूंजी जब होगा आपके पास, उसका ब्याज मिलेगा। पूंजी से क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा, इसको हम इंटरेस्ट बोलेंगे, है ना। और उद्यमशीलता, आप जब साहस दिखाइएगा तब आपको प्रॉफिट मिलेगा। उसका क्या मिलेगा? प्रॉफिट, उसका लाभ मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है कि किस चीज से क्या मिलेगा। भूमि से लगान, श्रम से मजदूरी, पूंजी से ब्याज, और उद्यमशीलता से लाभ मिलेगा। तो ये चीजें आपको समझ गए इतना सा संसाधन। अभी अब हम चलते हैं थोड़ा सा सीमित संसाधन और असीमित इच्छाएं। इंसान जितना है, अब एक छोटी सी बात बताएं कि आपके पास चार रोटियां हैं, ठीक है, और चार रोटियां हैं और तीन व्यक्ति हैं आपके पास। एक छोटा बच्चा है, लगभग 7-8 साल का, वो भी थोड़ा भूखा है, और एक व्यक्ति है थोड़ा यंग टाइप का, लेकिन वो भी भूखा है, और एक गर्भवती महिला है, वो भी भूखी है। तीन है और आपके पास चार रोटियों को उसमें देना है, वितरित करना। आपके पास है कि आप चाहे तो गरीब जो महिला है बड़ी, उसको आप 2 रोटी दे दें, और इन लोगों को चाहे 1-1 रोटी दे दें, 1.5 रोटी दे दें, आधा रोटी दे दें, ऐसे करके आप वितरित कर सकते हैं। तो आपने कहा कि नहीं, हम अपने अनुसार बने, हम एक को 2 रोटी देंगे, ठीक है, एक को 1.5 रोटी देंगे, और एक को आधा रोटी देना है। 4 रोटी का हम इस तरह वितरण करना चाहते हैं। आप बताइए उसमें से 2 रोटी किसको हम देना चाहें? 3 आदमी भूखे हैं हमारे पास, उसमें से किसको 2 रोटी दें? किसको सबसे ज्यादा जरूरत होगी इसमें? महिला, गर्भवती महिला है, उसको जरूरत। फिर उसके बाद बच्चे को, और फिर जो यंग आदमी है वो तो सह भी लेगा थोड़ा, तो उसको आधा भी देंगे। तो हमने क्या कि तीनों की इच्छाएं थी, इच्छा तो तीनों के पास थी कि हमको खाना है, भूख लगी हुई है, लेकिन संसाधन हमारे पास उतने हैं, 4 रोटी।
हम जिसको जरूरत है उसके अनुसार उन संसाधनों का वितरण करें, समझे। तो इसी चीज को पढ़ने का जो विषय वस्तु है यही है अर्थशास्त्र, कि हमको संसाधन सीमित है पूरी दुनिया में। पेट्रोल मान लीजिए, पेट्रोल जो है, पेट्रोल जो महंगा है, पैसे में मिलता है, लेकिन पेट्रोल सीमित है कि नहीं। हर व्यक्ति घर में अगर पेट्रोल यूज करना शुरू कर दे, प्रत्येक व्यक्ति, तो पेट्रोल की किल्लत पड़ जाएगी, पेट्रोल और मंगाना पड़ जाएगा, है कि नहीं। तो हर व्यक्ति नहीं यूज कर पा रहा है, कभी काल यूज करता है। पर डे सब व्यक्ति बाइक से चलने लगे, रोज 2 लीटर पेट्रोल सबके घर में खपत होगी, तो और पेट्रोल मंगाना पड़ेगा भारत सरकार को, किल्लत हो। तो हम क्या करते हैं, सीमित मात्रा में पेट्रोल मंगाए हैं। अब हम जानते हैं कि सब पेट्रोल नहीं खरीदेगा, रिक्शा वाला नहीं खरीद रहा है, एक साधारण आदमी नहीं खरीद रहा है, जिसको ज्यादा जरूरत होगी वो खरीदेगा। तो हम उसके बदले हम क्या कर रहे हैं, पैसे। साधन सीमित है, समझे, साधन सीमित है, भाई इसी साधन को हमको जरूरतमंद इंसान तक पहुंचाना है। ये जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं यही इकोनॉमिक्स विषय है। तो हमारे क्या है, सीमित संसाधन, लिमिटेड रिसोर्सेज है, और लेकिन इच्छाएं क्या है, असीमित है। अब हम इन दोनों को कनेक्ट करना चाहते हैं, सीमित संसाधन से असीमित इच्छाओं को कनेक्ट करना चाहते हैं। तो इसके बदला में हम क्या लिए थे, पता है, पैसा। इकोनॉमिक्स से, पैसा से इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। अब उसी तरह की बात है कि तुमने मिठाई बनाई है, तुम्हारे 4 दोस्त हैं और तुमने एक मिठाई बनाई है बढ़िया, और चारों दोस्त लड़ाई कर रहे हैं, मुझे दो मुझे दो, लेकिन हम पूरा देंगे, पूरा लेंगे। तब तुमने एक शर्त लिखी कि चारों दोस्त बदले में हमको क्या दोगे। एक ने कहा मैं तुम्हें पेन दूंगा, एक ने कहा मैं तुम्हें कॉपी दूंगा, ठीक है। एक ने कहा नहीं 100 रुपया भी दे सकता हूं मैं तुम्हें। एक ने कहा छोड़ो 100 रुपया, मैं तुम्हें 500 रुपया दे दूंगा, लेकिन मिठाई मुझे दे दो, मुझे चखना है तुम्हारा मिठाई। तुमने देखा कौन ज्यादा दे रहा है, और तुमने कहा मुझे जरूरत 500 रुपये की, तुमने 500 रुपये वाले को मिठाई दे दी। अब ये 3 लोग हैं, वो तुम्हें दोषी नहीं ठहरा, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, 500 नहीं था, तुमको 500 की जरूरत थी। तुमने कहा भाई मुझे जरूरत है इसलिए मैंने बनाया, लो मैंने 500 दे दिया। अब वो 3 व्यक्ति तुम्हें क्यों मुझे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, 500 नहीं था, तुमको जरूरत थी, तुमने उस समय। तो चीज एक ही था लेकिन व्यक्ति एक बने। अब तीनों में लड़ाई नहीं होगी, चारों में, क्योंकि उसके पास पैसा था, उसने दे दिया। ऐसे तुम अगर एक आदमी मिठाई बीच में रख देते तो चारों तरफ लड़ाई हो जाती, हमको क्यों नहीं दोगे। सब ये पूछते ना, हमको क्यों नहीं दोगे, उसको दिए क्यों दी, फ्री में तुम दे देते, पूछता कि कैसे। तो इससे तुमने 2 टेक्निक लगाए। अब तुमने दोस्त भी तुम्हारा तो कुछ नहीं बोलेगा, और एक व्यक्ति को जो तुमने दे दिया उसको योग्य था, वो तुम्हारे लायक था, तो तुमने उसका देते। तुमने बताया कि रीजन ये था मेरे पास, भाई मैं क्या करता, मेरे पास ये रीजन था, मैंने इसलिए उसको दिया, है कि नहीं। तो तुम्हारे पास जो असीमित इच्छाएं और सीमित इच्छा, इन दोनों को कनेक्ट करने का एक साधन जो है वो हमारे पास अर्थशास्त्र हो सकता है, कि हमको कैसे मैनेज करना है उस पे। तो संसाधनों का प्रबंधन जो करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, कहाँ रखना है, किसको देना है, नहीं देना है, उससे कितना लाभ आएगा, कितना हानि, ये जो करते हैं मैनेजमेंट, इसको कहते हैं। प्रबंधन जो कहते हैं चयन एवं वितरण, किसको सेलेक्ट किए और किसको देना, ये सारी बातें आप जब पढ़ते हैं तो इनको अर्थात करें। इनको 2 तरह से, यदि आप सैद्धांतिक अध्ययन करते हैं, केवल पढ़ के उसका सिद्धांत करते हैं, कैसे होगा, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये चीज करेंगे तो ये पढ़ते हैं, केवल उसके बारे में सिद्धांत के रूप में उसको नए नए सिद्धांत देते हैं कि ये चीज कीजिएगा इतना। आप जैसे कि बाजार जा रहे हैं और बाजार गए, आपको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये चीज इतना होगा, ये चीज इतना होगा, ये चीज उतना। मम्मी पूछती है कितना खर्चा होगा, बोलो, तुम कहते हो 1500 रुपया खर्चा होगा, क्योंकि ये चीज इतना दिन में, इतना में देता है, इतना देता है। ये जो आप थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं, जाते हैं और वहां जाके आपको पता चलता है कि दाम बढ़ गया है ना, आपको 2200 रुपया लग रहा है, लेके गए आप 1500 रुपया, और 2200 रुपया अपने फ्रेंड से पैसा लेके सब चीजें करके जितना घटा आपका 700 रुपया, वो 700 रुपया पैसा लेके आपने खरीद लिया सब। 2 बातें हुई, यहाँ आपने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा के इतना इतना, लेकिन वहां जाके आपको प्रैक्टिकली 2200 रुपया लग गया। तो 2 चीज थे, यदि हम केवल थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सैद्धांतिक बातें पढ़ते हैं, तो इस तरह का अगर अध्ययन करें, सिद्धांत प्रिंसिपल बेस्ड स्टडी यदि करें, तो यह अर्थशास्त्र कहलाता है।
और यदि उसका अप्लाइड करें, प्रैक्टिकल बात अगर सीख रहे होते हैं, व्यवहारिक अध्ययन यदि करें अप्लाइड बेस्ड पे, तो इसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इन दोनों का टारगेट एक ही है, संसाधनों का प्रबंधन। ठीक है ना, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और ये प्रैक्टिकल है ना? तो इसमें आर्थिक क्रियाओं का सैद्धांतिक विवरण प्रस्तुत होता है और इसमें क्या होता है, आर्थिक क्रियाओं का व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है प्रैक्टिकली। इसमें एक सिद्धांत प्रस्तुत करेंगे, कहेंगे कि ऐसा यदि देश होता है तो उसमें ये चीजें लागू होंगी। हमने बोल दिया, सब देश के लिए कॉमन बात बोल दी, लेकिन देश की जो परिस्थिति है उसके अनुसार सब क्या है, किसी के पास कोयला है, किसी के पास नहीं है, तो हर चीज सबके यहां लागू नहीं होगी, तो प्रैक्टिकली अलग हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली अगर हमको बात पढ़ना होगा तो वो अर्थव्यवस्था करनी होगी, और ये थ्योरेटिकल बताएं तो अर्थशास्त्र हो जाएगा वो सबके लिए। तो ये बात है ना। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है अर्थ और दूसरा हुआ शास्त्र। तो अर्थ मतलब हुआ धन, है ना, और शास्त्र मतलब हुआ अध्ययन। तो शाब्दिक जो अर्थ हुआ, अर्थशास्त्र का जो शब्द के हिसाब से मीनिंग हम निकालने की कोशिश करें तो वो होता है धन संबंधी, है ना, मामलों का अध्ययन। सिंपल मीनिंग क्या हो गया, धन संबंधी मामलों का अध्ययन। अर्थशास्त्र का सिंपल मीनिंग हो गया धन संबंधी मामलों का अध्ययन। मतलब वो हम जो पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, उस विज्ञान को पढ़ रहे हैं जिसमें धन से रिलेटेड है ना। सामाजिक विज्ञान का ये शाखा है। सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर होता है, देखो, विज्ञान होता है कि जो चीज आप आविष्कृत कर दिए सिस्टमैटिक ढंग से, एक सिस्टम से काम किए और सिस्टम से जो चीज आपने इजाद की, अब वो चीज आप भारत में अगर इजाद कर रहे हैं तो वो चीज अमेरिका वालों के लिए भी वही चीज है कि नहीं, और वो चीज जापान वाले, चीन वाले, सबके लिए वो चीज जो साइंस आपने डेवलप की है वो सबके लिए लाभ होगा। लेकिन सामाजिक शास्त्र में क्या होता है कि समाज में एक चीज, आपका समाज अलग है, चाइना का समाज अलग है, जापान का समाज अलग हो जाएगा, और वही चीज जो है अमेरिका का समाज अलग होगा, वहां अलग तरीका से लोग रहना चाहेंगे। तो समाज जैसे जैसे बदलेगा, देश की सीमाएं बदलेंगी, उसका जो है समाज बदलते चला जाएगा, उसके रहने सहन के तरीके बदल जाएंगे। और इसीलिए हमको अगर किसी जगह की सामाजिक स्थिति के बारे में जानना तो वहां की स्थिति को देखना होगा कि वो लोग कैसे रहते हैं, किस तरह की चीजों को अडॉप्ट करते हैं, ये चीज हमको सीखना होगा। तो समाज जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे समाज शास्त्र भी बदलते चले, है ना। इसलिए वो भी विज्ञान है, लेकिन यहां विज्ञान हम व्यक्ति के अनुसार तय करते हैं। समाज में जो व्यक्ति है उसके परिवेश, उसके अनुसार तय करते हैं। लेकिन जो केवल साइंस है, स्पेशल नॉलेज है, वो केवल विज्ञान की भाषा में वो नई चीजों को टर्म सिस्टमैटिक ढंग से जो एक चीज इजाद की गई वो सबके लिए लाभकारी है, इस तरह से तय करते हैं। दोनों में ये अंतर है। समाज बदलेगा, उसका कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। इसलिए सामाजिक विज्ञान की, क्योंकि अर्थव्यवस्था में भी अर्थव्यवस्था के मीनिंग बदल जाते हैं अलग अलग देश के लिए। अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था अलग है, जापान की अलग है, चीन की अलग है, हमारी अलग है। हम जिस तरह से पैसा कमाते हैं, चाइना अलग तरह से पैसा कमा रहा है, उसका अलग मेथड है, अमेरिका का अलग मेथड हो रहा है, वो अलग चीज व्यापार कर रहा है, हम अलग चीज व्यापार करते हैं। इस तरह से हमारे मेथड बदल जाते हैं। तो इसलिए ये सामाजिक विज्ञान की शाखा होगी। विज्ञान होगा, इसमें भी नॉलेज चाहिए, स्पेशल नॉलेज चाहिए, बट इसमें एक समाज के स्तर का नॉलेज चाहिए। तो अंग्रेजी में अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स कहते हैं। यह शब्द ग्रीक भाषा के शब्द, यूनानी भाषा का आइकोनोमिया से लिया गया है। ठीक है, आइकोनोमिया भी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक आइकोस जिसका मतलब होता है डोमेस्टिक, अंग्रेजी में ये ग्रीक वर्ड है आइकोस, और फिर लेते हैं नोमस जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट, MENAGEMENT, मैनेजमेंट, है ना। तो हिंदी बोले तो घरेलू, और नोमस मतलब हुआ प्रबंधन। तो अतः यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा था अर्थशास्त्र को घरेलू प्रबंधन का विज्ञान कहा है, क्योंकि उस समय लोग घर की वस्तुओं का ही, समाज उतना ज्यादा डेवलप नहीं था जिसमें लोग घर की वस्तुओं को प्रबंधन करते थे। घर में क्या घटा, कैसे घर में धन, मतलब एक समाज जो था छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ, तो घर के से मिलकर एक समाज, मतलब हर चीज शुरुआत घर से होती है। तो घरेलू वस्तुओं का जो प्रबंधन कर दिए, यही इकोनॉमिक्स था, उसमें सीमित था। जैसे 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 समाज बढ़ते गया, उसकी परिधि बढ़ते गई, वैसे वैसे हम इसके मीनिंग को अलग विस्तृत रूप में पढ़ने लगे। इसका अलग मीनिंग होना चाहिए। तो ये प्रारंभिक मीनिंग था। फिर देखते हैं, एडम स्मिथ नाम के एक व्यक्ति हैं, है ना, अर्थशास्त्री हैं,
एडम स्मिथ। तो इनको आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ये जनक माने जाते हैं। इसमें ये बताते हैं, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे, जिसमें हम ये बताएंगे आपको कि कभी कभी पूंजी पूरे देश की अर्थव्यवस्था कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित होता है, तो उसको कहते हैं पूंजीवादी। और एक अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे कि सरकार डिसाइड करेगी आपको क्या प्रोडक्शन करना है, क्या अति करना है, ये पूरे सरकार के हाथ में केंद्रित है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इनकी एक बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको 1776 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी, है ना। इसमें इन्होंने धन के बारे में बताया है। तो इनके अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अगर आपको सिंपल सी बात बताएं तो एडम स्मिथ की एक सिंपल सी परिभाषा है अर्थशास्त्र की। धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। एडम स्मिथ ने एक सिंपल भाषा में बोला कि धन से रिलेटेड जो साइंस आप डेवलप करते हैं वो आपका अर्थशास्त्र है। सामान्य परिभाषा अगर बोलचाल में हमको यूज करना पड़ जाए तो सामान्य परिभाषा क्या है? अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। वस्तुओं का क्या? जिसमें अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, कैसे प्रोडक्ट है वस्तु, क्या जैसे आपने बिस्किट के पैकेट बनाए, गेहूं से आपने बिस्किट के पैकेट बनाए, तो बिस्किट के पैकेट जो बनाए ये वस्तु हो गया। लेकिन इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, तो इंजीनियर डॉक्टर क्या करेगा? वहां विदेश में जाके वहां सेवा करेगा, अपने बैंक में जाएगा, वो बैंक में जो भी रहे बैंक वाला, अगर तो बैंक मैनेजर आपने बनाया तो वो क्या करेगा? बैठेगा और आपको सेवा प्रदान करेगा, है कि नहीं? डॉक्टर क्या करेगा? आपकी सेवा प्रदान करेगा। इस तरह से टीचर जो प्रोडक्शन हुआ वो टीचर बहाली करे, तो टीचर क्या कुछ सेवा प्रदान करेंगे, तो वस्तु और सेवा का प्रोडक्शन होगा। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। तो कैसे? जैसे आपने 2 क्विंटल गेहूं उपजाया है ना, तो आप ये उपजा रहे हैं, उसमें कितना लगा आपको, कितना फायदा हुआ, कितना आप बेचेंगे और कितना आप बचा के रखेंगे जो अगले साल आप बोएंगे उसको, या आपके साल भर कितना हो स्टोर करके। इन सब चीजों में एक ही चीज है, पैसा। सब चीज में क्या लग रहा है? धन लग रहा है ना। तो हम अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। विनिमय मतलब एक दूसरे के बदले, इसके बदले में आप क्या दे रहे हैं। दूसरी बात बोले तो अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन, उसकी आवश्यकता मतलब इच्छाओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के मध्य संबंध का अध्ययन करता है। ये ऐसा विज्ञान है जो हम किसी चीज को खर्च करने का अलग तरीके, पैसे कमाने का अलग अलग तरीके हैं आपके पास, तो हम ये सीखते हैं इसमें कि हमारी जो इच्छा है उसके अनुसार हम चीजों को अपने तक कैसे लाएं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन सा काम करें जो चीजें, जो संसाधन हम तक पहुंचे, इस चीज की व्यवस्था हम करें। तो ये सारी चीजों को जो अध्ययन करवाता है वो हमारा अर्थशास्त्र है। उसके बाद हमारे मानव की एक सामान्य मानव की आवश्यकताएं क्या है? तो वाटर, फूड चाहिए उसको, शेल्टर चाहिए, आश्रय चाहिए और एयर चाहिए। एजुकेशन भी अभी शामिल कर देते हैं, लेकिन एजुकेशन को नहीं तो 4 नीड्स उसके प्रमुख है। कौन कौन? वाटर, पानी तो चाहिए ही सबको, फूड तो चाहिए, भोजन चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, है ना, और शेल्टर, आश्रय तो चाहिए, और तो एयर चाहिए, हवा स्वच्छ होनी चाहिए। प्रदूषण युक्त वायु में आप रह रहे हैं, फैक्ट्री के पास रह रहे हैं, गंदी हवा में आपको रहना पड़ रहा है, तो आप जल्दी बीमार पड़ेंगे, सांस की बीमारी हो जाएगी आपको, है ना। तो ये भी आपको अच्छी स्वच्छ हवा चाहिए, ये भी आपका अधिकार है, और उसमें आप ह्यूमन बेस्ड ये नीड्स है। पहले 3 चीज थी, रोटी, कपड़ा और मकान। 3 चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। फिल्म भी लिख ली थी पुराने जमाने में, रोटी, कपड़ा और मकान। तीनों को आवश्यकता ही मेन था उसमें। पहले आदमी, भारत स्वतंत्र हुआ था, गरीबी इतनी थी, तो उसके लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और मकान, है ना। खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए तन ढकने के लिए, और रहने के लिए जगह चाहिए। इसके अलावा उन लोगों को उस समय ना कि फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, कूलर चाहिए, ये सब बाद में आ गया। जिंदा रहेगा तब ना आदमी पढ़ेगा, खाना ही नहीं मिल रहा है, तुमको 5 दिन 10 दिन से भूखा रखा जाओ, कहो चलो आज पढ़ने चलते, तुम्हारी पढ़ाई धीरे धीरे कहोगे पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है,
ऐसे ही भूख लग जाती है तो देखो पढ़ाने में मन नहीं लगने लगता है। तो रोटी कपड़ा और मकान बेसिक नीड्स थे। अभी छात्र को हम लोग में एयर को भी सम्मिलित कर लें तो अभी हवा भी कहा जा सकता है, वो बेसिक नीड्स है। इसका मतलब सोचो सुबह से शाम तक तुम जो जो काम करते हो उसमें कहीं ना कहीं धन आता है। तो पढ़ने आते हो यहाँ, उसमें भी तुम्हारा धन जा रहा है, जाना है ना। एक दिन तुम ऑप्शन कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उसमें भी तुम्हारा उस दिन का धन तो गया, ठीक है ना। तुम जो खाना खाते हो उसमें भी, अभी जाओगे चॉकलेट खरीदोगे उसमें भी धन जाएगा, है कि नहीं। जो चीज अपने लिए कपड़े खरीदोगे उसमें धन जाएगा। डे टू डे लाइफ सुबह से धन। अब इन धन को कहां लगाना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारे पास मान लो 5,000 रुपया आ गया, है ना। 5,000 रुपया आया है, सरकार ने तुमको किसी कारण से 5,000 रुपया दिया। अब तुम बगल वाले को देख रहे हो बाइक चलाते, तुम कहो कि मैंने 5,000 में बाइक खरीदी है। तुम जानते हो 5,000 में तुम्हारा बाइक नहीं आएगा, तो अब तुम, लेकिन साइकिल तो आ सकती। आवश्यकता जो बहुत है तुमको यहाँ तक आने में, मान लो दूर से आते हो, बहुत आवश्यकता है तुमको, तो तुम बाइक नहीं खरीद सकते लेकिन साइकिल तो खरीद सकते। तो जो आवश्यक है उसमें धन लगा रहे हैं और हमारे उपयोग की वस्तु आ रही है। हम सभी संसाधन नहीं, लेकिन जो संसाधन हमारे लिए आवश्यक है उसके पर हम कितना धन खर्चा कर सकते हैं, हमारे पास कितना धन है, इन चीजों का यदि अध्ययन करें तो यह अर्थशास्त्र है। अब इसी से अगला टर्म हमारे पास आता है अर्थव्यवस्था, जिसका हमको अगले क्लास में अध्ययन करना है। अर्थव्यवस्था, ये तो अर्थशास्त्र का इंट्रोडक्शन था कि अर्थशास्त्र क्या है। अब हम अर्थव्यवस्था मतलब व्यवहारिक प्रैक्टिकल नॉलेज, और उसके आधार पर ये जानेंगे कि अलग अलग देशों की कैसे अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, ठीक है।